ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे हमें प्रूफ करना है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले फंक्शन जो गिवन है वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन पे डिस्कस करते हैं। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। क्यों ऑल रियल नंबर, बिकॉज हमें पता है कि कॉस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। मतलब क्या है कि अगर कॉस फंक्शन के आर्गूमेंट में कोई भी रियल नंबर आ जाए तो उसके लिए कॉस फंक्शन डिफाइंड है। और कॉस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा -1 से 1। तुम चाहे x की जगह कुछ भी डाल दो, अगर हमारे पास जैसे y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स फंक्शन है, यहाँ पे x की जगह कुछ भी डालो, x बिलोंग्स टू r, अगर कोई भी रियल नंबर डालो देन जो कॉस एक्स का वैल्यू है, कॉस एक्स जो y का वैल्यू है वो किसके बीच में होगा, -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1। ये तो हमें पता ही है कॉस फंक्शन का डोमेन होता है। अब जो एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर ले लो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका हमें क्या मतलब पता चला कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो बिलोंग्स करेगा 0 टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। अब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे अगर मैं x का कोई भी वैल्यू ले लूँ तो ये जो एक्स स्क्वायर यही आ रहा है ना कॉस फंक्शन के आर्गूमेंट में, ये तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो उसके लिए कॉस एक्स डिफाइंड होगा। मैं यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू डालूँ, एनी रियल नंबर, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, उसके लिए कॉस एक्स डिफाइंड होगा। एक्चुअल में कॉस एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कॉस एक्स फंक्शन के आर्गूमेंट में कोई भी रियल नंबर आ जाए उस पर तो कॉस एक्स डिफाइंड होगा ना, उस पर कॉस एक्स डिफाइंड। और उस पर कॉस एक्स फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -1 to 1। हमें पता है ना कि किसी भी एक्स के लिए कॉस फंक्शन जो वैल्यू जनरेट करता है वो क्या करता है, -1 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1, ये तो ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अगर हम लोग डोमेन की बात करें, इस फंक्शन के डोमेन की बात करें, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ना पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए ना एक थ्योरम है पेज नंबर 158, थ्योरम नंबर 2 एक है पेज नंबर 158, याद करो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसका मैंने प्रूफ भी दे रखा है। हमारे पास क्या थ्योरम था कि इसको देख लेना, यहाँ पे मैं बस एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दे रहा हूँ। थ्योरम नंबर 2 पेज नंबर 158 फ्रॉम एनसीईआरटी, देख लेना। इसमें क्या बोल रखा है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, मैं बस थ्योरम एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। थ्योरम में क्या बोल रखा है कि अगर एफ सर्कल जी हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, अगर ये फंक्शन जो है एफ सर्कल जी क्या हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये अगर डिफाइंड हो एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, और जो जी फंक्शन है ना, जी फंक्शन, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस हो, और ये जो एफ फंक्शन है वो क्या हो, कंटिन्यूअस हो एट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। जी ऑफ सी क्या होगा, ये भी तो एक रियल नंबर होगा, जी ऑफ सी भी तो एक रियल नंबर होगा ना। अगर सी हमारा रियल नंबर है तो सी पर जी फंक्शन का वैल्यू भी एक रियल नंबर होगा। तो अगर सबसे पहला कंडीशन की एफ सर्कल जी सी पर डिफाइंड हो, जी फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस हो, एफ फंक्शन जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस हो, तो यहां से हमें इन तीनों से क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या इंप्लाई होगा कि जो हमारा एफ सर्कल जी फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। देख लेना प्लेलिस्ट जाके, इसको मैंने प्रूफ भी कर रखा है। ठीक है, ये सी पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी थ्योरम को हम एक्सप्लॉइट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है ना उस फंक्शन को ध्यान से देखो। हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया एच सर्कल जी ऑफ एक्स, वेयर हमने जी एक्स फंक्शन क्या बोल दिया, जी एक्स फंक्शन को एक्स स्क्वायर बोल दिया, एंड एच एक्स फंक्शन को हमने क्या बोल दिया, कॉस ऑफ एक्स बोल दिया। ठीक है,
अब देख लो, अगर तुम एच सर्कल जी ऑफ एक्स निकालोगे तो ये किसके इक्वल होगा, एच ऑफ जी एक्स के इक्वल होगा। तो ये हो गया एच जी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देख लो एच फंक्शन में अगर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर डालोगे तो यहां भी हमें एक्स स्क्वायर डालना होगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर के। और कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हमारा एफ एक्स है, तो मैं लिख सकता हूं ना एफ एक्स इज इक्वल टू एच सर्कल जी एक्स, ये फंक्शन लिख सकता हूं। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखो, इसे हमें यूज करना है थ्योरम नंबर 2 को। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि एच सर्कल जी फंक्शन डिफाइंड कब होगा, एच सर्कल जी जो फंक्शन है ये डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड होगा, ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, डिफाइंड व्हेन रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। कहां से आ गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। इसको मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, तुम जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। डोमेन ऑफ एफ, जब जी फंक्शन का रेंज एफ फंक्शन के डोमेन का सबसेट होगा देन एच सर्कल जी डिफाइंड होगा। अब आ जाओ, जी फंक्शन का रेंज क्या है, ठीक है, रेंज ऑफ जी फंक्शन क्या है, रेंज ऑफ जी फंक्शन, जी रेंज है जी फंक्शन का क्या है हमारा, अगर जी हमारा जी एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अभी लिखा मैंने 0 to इन्फिनिटी, तो यही है ना एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है, तो रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। एंड डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ, ये एफ नहीं है, दिस इज एच, सॉरी दिस इज एच, यहां पे एच सर्कल जी की बात कर रहे हैं ना, तो रेंज ऑफ जी, जी फंक्शन का रेंज एच फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो रेंज ऑफ जी क्या हो गया 0 to इन्फिनिटी, डोमेन ऑफ एच, एच फंक्शन किसके इक्वल है, कॉस एक्स के इक्वल है, तो हमें पता है कि कॉस एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, तो डोमेन ऑफ एच क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो क्लियरली ये जो है ना 0 to इन्फिनिटी, ये रियल नंबर का सबसेट है। क्लियरली रेंज ऑफ जी क्या हमारा सबसेट है, रेंज ऑफ जी जो है सबसेट है क्या हमारा, डोमेन ऑफ एच के। अभी तक हमने ये सब तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, अभी तक हमने ये सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, ये मैं ये बता रहा हूं कि जो हमारा फंक्शन है ना एच सर्कल जी फंक्शन है, ये क्या हमारा सी पर, अगर मैं सी कोई भी रियल नंबर ले लूं तो उस पर एच सर्कल जी फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर मैं सी कोई भी रियल नंबर ले लूं, क्यों, बिकॉज सी कहां से आएगा, अगर मैं कोई भी सी रियल नंबर ले लूं, देखो इसको आगे अभी, अगर मैंने बोला कि लेट सी बिलोंग्स टू आर, सी हमारा कोई भी रियल नंबर है, देन अगर सी हमारा कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, तो उसके लिए तुम ऐसे देखो, इफ सी इज एनी रियल नंबर, तो उसके लिए जो हमारा जी एक्स फंक्शन है, जो जी एक्स फंक्शन डिफाइंड होगा ना, जी एक्स फंक्शन डिफाइंड, और जी एक्स फंक्शन डिफाइंड होगा तो सी अगर हमारा कोई भी रियल नंबर है तो सी स्क्वायर क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तुम ऐसे देखो, अगर मैंने अभी तक हमने देखो, अगर हमने एच सर्कल जी ऑफ एक्स लिखा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि हम कहां से जाएंगे, जी फंक्शन से एच फंक्शन में जाएंगे, ऐसे लिखते हैं ना, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये हमारा पहले एच सर्कल जी लिखा है तो पहले हमारा जी फंक्शन आएगा, जी से कहां जाएंगे, एच फंक्शन में जाएंगे, तो हमारा जी फंक्शन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, एच फंक्शन क्या दे रखा है कॉस एक्स। जी फंक्शन का डोमेन क्या हमारा, जी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, एच फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और कॉस एक्स एच एक्स फंक्शन, ये एच फंक्शन का को डोमेन क्या होगा, ये भी ऑल रियल नंबर। तो अगर मैं सी कोई भी उठा लूं, कोई भी सी उठा लूं रियल नंबर का, तो ये क्या होगा, इस पर जो जी फंक्शन डिफाइंड होगा, इस पर जो जी फंक्शन डिफाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, जी ऑफ सी स्क्वायर, सॉरी जी ऑफ सी, तो जी ऑफ सी जो होगा, जी ऑफ सी किसके इक्वल होगा, जी ऑफ सी इज एक्स स्क्वायर है तो ये सी स्क्वायर, तो ये जी ऑफ सी तो एफ फंक्शन के डोमेन में होगा, सॉरी एच फंक्शन के डोमेन में होगा, तो एच फंक्शन के डोमेन पे होगा तो फिर इसका इमेज मिल जाएगा एच ऑफ जी सी, ऐसे मिल जाएगा ना।
तो अगर मैं सी कोई भी रियल नंबर उठा लूं तो उस पर क्या होगा, जी फंक्शन डिफाइंड होगा, और जी फंक्शन डिफाइंड होगा तो जी ऑफ सी जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर का एलिमेंट होगा, तो उस पर एच पी फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो एच सर्कल जी फंक्शन है ये क्या हमारा डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। समझ में आ रही बात? अगर हमने क्या किया कि अगर कोई भी एक सी रियल नंबर लिया तो उस पर जो एच सर्कल जी फंक्शन होगा वो उस रियल नंबर पे डिफाइंड होगा। उसके पीछे का ये लॉजिक है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझा रहा हूं। यहां पे अगर मैंने कोई भी रियल नंबर लिया सी तो उस पर क्या होगा, जी फंक्शन डिफाइंड होगा, जी फंक्शन डिफाइंड होगा तो जी ऑफ सी जो मिलेगा ये जी ऑफ सी किसका एलिमेंट होगा, ये भी रियल नंबर का एलिमेंट होगा। और हमें पता है कि cos x फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो जी ऑफ सी cos x फंक्शन के डोमेन में आ जाएगा। फिर इसका मतलब क्या होगा कि फिर हम जी ऑफ सी पे cos x फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सी अगर हमने कोई भी रियल नंबर लिया तो उस पर एच सर्कल जी डिफाइंड होगा। यही है ना हमारा फंक्शन, यहां से लेके यहां तक क्या है, इसको हम बोलते हैं ना एच सर्कल जी। उल्टा लेके चलते हैं ना, सर्कल जी बोला तो फिर जी से एच में जाते हैं। ये तो ऑलरेडी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आप जानते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लेट सी बिलोंग्स टू आर, उसके बाद लिखेंगे, अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। क्लियरली एच सर्कल जी इज डिफाइंड, जो हमारा फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पर डिफाइंड है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, उसके बाद लेते हैं जी एक्स। तो क्या मिल गया हमें, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, जी एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर के इक्वल होगा। सी स्क्वायर क्या हमारा जी ऑफ सी है, तो यहां से हमें क्या इंप्लाई मिला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ सी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू सी। सी हमारा पे कंटिन्यूस हो गया, सी क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है, g फंक्शन जो है ना x एट x इज इक्वल्स टू सी पर हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और h सर्कल g तो हमारा डिफाइंड है सी पर, और यहाँ पे क्या है, g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू सी। अब आते हैं लेट अगेन, फिर हम क्या करते हैं कि लेट g ऑफ c इज इक्वल्स टू एल्फा। जी ऑफ सी भी क्या होगा, हमारा एक रियल नंबर होगा, उसको हमने एल्फा बोल दिया, ठीक है। अब हमने लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल्फा, एच एक्स निकालते हैं। क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल्फा, एच एक्स फंक्शन क्या हमारा कॉस एक्स है, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिखेंगे। तो ये चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट लिख लो कॉस ऑफ एल्फा, या अगर थोड़ा तुम बढ़ा के लिखना चाहते हो मतलब लिमिट को, तो ऐसे भी लिख सकते हो, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो और कॉस ऑफ एल्फा प्लस एच लिख सकते हो। या तो फिर डायरेक्ट तुम लिख लो, यहाँ पे ये कॉस एक्स फंक्शन है ना, यहाँ पे अल्फा पुट कर दो, सीधे लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा कॉस एल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो। इस पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी एफ ऑफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच, ऐसे लिख सकते हैं ना लिमिट। ये तो ऑलरेडी कई बार मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसे लिख लो। तो क्या हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस एल्फा, चाहो तो अलग अलग कर लो या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। ये तो मैं लिमिट को काफ़ी स्टेप्स बना के लिख रहा हूँ, ऐसी कोई इसकी ज़रूरत है नहीं। यहीं भी डायरेक्ट तुम एच इज इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, लिमिट आ जाएगा। इवन तुम यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा पुट करोगे, लिमिट आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखो, अगर हमने एच का वैल्यू जीरो पुट किया तो कॉस ऑफ जीरो वन, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा, ये तो हो जाएगा ना वन। और यहाँ पे एच का वैल्यू जीरो किया तो साइन जीरो जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो, तो ये क्या हमें मिल गया, कॉस ऑफ एल्फा। तो फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें मिला दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x is tending towards alpha h of x is equals to, और ये cos अल्फा क्या है, ये है h of अल्फा, ठीक है। h of अल्फा है ना cos अल्फा, ठीक है। एच एक्स फंक्शन लिया हमने, एच एक्स फंक्शन क्या हमारा cos x है, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, h of अल्फा। ये क्या मिला हमें, h of अल्फा।
तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज डैट एच इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। दिस इंप्लाइज डैट एच इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा। हमने क्या लिया है, जी ऑफ सी, जी ऑफ सी, इसको हमने मान लिया सेकंड, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, चलो इसको हमने मान लिया थर्ड। अब देखो ये वाला जो हमारा कंडीशन था ना कंपोजिट फंक्शन का, ये वाला जो कंडीशन था, पहले कंडीशन क्या था, एफ सर्कल जी इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, ये फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे जी सी पर कंटिन्यूअस है और पहला जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, सी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा जो एफ फंक्शन है वो जी ऑफ सी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फिर एफ सर्कल जी क्या हो जाएगा, सी पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही काम हमने किया। एफ एक्स फंक्शन को हमने क्या बोल दिया, एच सर्कल जी, और फिर हमने सी कोई भी रियल नंबर ले लिया, एनी रियल नंबर। फिर हमने क्या दिखा दिया कि जो जी फंक्शन है, ये हमारा जो जी फंक्शन है, सी कोई भी रियल नंबर ले लिया। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया कि एच सर्कल जी जो होगा वो सी पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। क्यों डिफाइंड होगा, उसके लिए यहां पे हमने ये लिखा, रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एच। तो एच सर्कल जी क्या होगा हमारा, सी पे डिफाइंड होगा। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि जो जी फंक्शन है ना वो सी पर कंटिन्यूअस है, सी कोई भी रियल नंबर लिया। फिर हमने बोला कि जी फंक्शन जो है वो सी पर कंटिन्यूअस है, और जो एच फंक्शन है वो क्या है, अल्फा पे कंटिन्यूअस है, और अल्फा को हमने क्या मान रखा है, जी ऑफ सी। तो एच फंक्शन क्या है, हो गया जी ऑफ सी पर कंटिन्यूअस हो गया, और एच फंक्शन हो गया जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस, जी फंक्शन क्या हो गया, सी पे कंटिन्यूअस, और एच सर्कल जी जो फंक्शन है ये सी पे डिफाइंड भी हो गया। तो यहां पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 लग गया ना हमारा प्रॉपर्टी। एच सर्कल जी एक्स, जिसको हमने बोला एफ एक्स, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। एच सर्कल जी फंक्शन ही तो हमारा एफ एक्स है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर कंटिन्यूअस है, और सी क्या हमारा, बिलोंग्स टू आर। This implies that fx is continuous for all x belongs to R. ये क्या इंप्लाई करेगा, fx is everywhere continuous function, continuous function। बच्चों आई होप समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि तुम लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए क्या करना कि एक दो बार ना वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लेना, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा 31। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सेम लॉजिक, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है ना, सेम लॉजिक यूज करेंगे, सेम थ्योरम यूज करेंगे। पेज नंबर 158 थ्योरम नंबर 2 एनसीईआरटी का यूज करेंगे। ये भी क्यों, बिकॉज ये भी हमारा क्या कंपोजिट फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है, मॉड ऑफ कॉस एक्स। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम एक्स कोई भी एक्स डालेंगे तो कॉस एक्स क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, जिसपे मॉड डिफाइंड होगा। तो डोमेन क्या हो गया, क्लियरली डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एफ एक्स फंक्शन को मैंने क्या लिख लिया, एच सर्कल जी ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक है। वेयर हमने क्या बोल दिया, एच एक्स फंक्शन बोल दिया, मॉड ऑफ एक्स बोल दिया, एंड जी एक्स फंक्शन को क्या बोल दिया, कॉस एक्स बोल दिया। अच्छा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों फंक्शन कैसे ले लिया। तो पहली बात कि इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है फंक्शन चैप्टर में, तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, जब हमने एफ एक्स को लिखा ना, सर्कल जी एक्स फंक्शन लिखा, तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन मॉड आ रहा है। मॉड के अंदर क्या आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे हम लोग, एच एक्स को मॉड एक्स लेंगे, सेकेंड फंक्शन क्या लेंगे, कॉस एक्स लेंगे। उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिया था ना, यहाँ पे हमने लिया था एफ एक्स को क्या लिया था, कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिया था, एच सर्कल जी एक्स। तो पहले कॉस आ रहा है ना, फर्स्ट में कॉस आ रहा है, तो हमने क्या लिया, देखो एच फंक्शन को कॉस लिया, देख लो कॉस एक्स लिया, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर आ रहा है तो जी फंक्शन को एक्स स्क्वायर लिया, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि ये जो हमने एच एक्स को पहले हमने क्या लिखा, मॉड एक्स लिखा, उसके बाद क्या लिखा, एच एक्स फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन आ रहा है उसको मॉड एक्स लिखा, जो सेकेंड फंक्शन है जी उसको कॉस एक्स लिखा, ठीक है।
अब यहां पे देखो, सबसे पहले क्या है कि एच सर्कल जी जो फंक्शन होगा डिफाइंड होगा फॉर एनी रियल नंबर। ठीक है, क्यों होगा डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर? क्लियरली हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियरली रेंज ऑफ जी फंक्शन का रेंज, जी फंक्शन का रेंज क्या हमारा, cos x का रेंज क्या है, -1 to 1। ठीक है, वो सबसेट है किसके, डोमेन ऑफ एच के, डोमेन ऑफ एच फंक्शन। एच फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। मॉड एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। और जी जो फंक्शन है cos x है, इसका रेंज क्या है, -1 to 1। तो -1 to 1 जो होगा वो ऑल रियल नंबर का क्या होगा, सबसेट होगा। इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट एच सर्कल जी ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन होगा इज डिफाइंड फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर हमने ले लिया उस पर क्या होगा, डिफाइंड होगा। नाउ लेट सी बिलोंग्स टू आर, हमने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया सी, कोई क्या हमारा रियल नंबर है, उस पर अब क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा जी एक्स फंक्शन है इसको प्रूव करेंगे कि सी पर कंटिन्यूस है। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, जी ऑफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी कॉस एक्स। अभी हमने प्रूव किया है इससे पहले, ये किसके इक्वल मिल गया, कॉस ऑफ एल्फा के। और ये क्या हो गया, ये हो गया जी ऑफ एल्फा। तो यहां से हमें क्या पता चला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड सी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एल्फा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा। फंक्शन जो हमारा एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा नहीं, एक्स इज इक्वल्स टू सी। फंक्शन क्या हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यूअस हो गया। एक तो हमारा ये फर्स्ट मान लिया स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट मान लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि लेट अगेन लेट जी ऑफ सी इज इक्वल्स टू, इसको अल्फा मान लिया। ठीक है, अब लिमिट लेंगे एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, किसका, एच फंक्शन का, एच एक्स। तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, एच एक्स क्या हमारा मॉड एक्स फंक्शन है। ठीक है, अब हमारा एच एक्स जो है वो मॉड एक्स फंक्शन है। ठीक है, अब इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट निकालने के लिए तुम इसको ऐसे देखो कि इसका लिमिट होगा मॉड, इसमें अल्फा तो हमारा कोई भी रियल नंबर है, अल्फा हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो इसका लिमिट होगा मॉड ऑफ अल्फा। ये ऑलरेडी हमने कर रखा है कि अगर मान लो कि कोई भी रियल नंबर है मॉड एक्स में, अगर मान लो कि मॉड एक्स फंक्शन का किसी भी रियल नंबर पे लिमिट निकालो, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, मान लो कि अगर मॉड एक्स फंक्शन है, अगर हम मान लो कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर मॉड एक्स फंक्शन का लिमिट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ 0, दैट इज 0। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया इसको, इसको हमने लिख लिया जी ऑफ एल्फा, सॉरी नॉट जी ऑफ एल्फा, एच ऑफ एल्फा। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एल्फा, एच एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ एल्फा। तो दिस इंप्लाइज दैट एच एक्स, एच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा, एक्स इज इक्वल टू एल्फा पे कंटिन्यूअस हो गया ना, दिस इंप्लाइज दैट एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। एल्फा को हमने क्या बोल रखा है, जी ऑफ सी। ठीक है, इसको हमने मान लिया थर्ड। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बोल दिया कि एच सर्कल जी फंक्शन जो है ना वो सी पर डिफाइंड है। उसके बाद हमने ये जो लास्ट सेकेंड फंक्शन है जी फंक्शन, इसको हमने दिखा दिया कि कंटिन्यूअस है किस पर, एक्स इज इक्वल टू सी पर। फिर हमने क्या बोला कि जो एच फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है किस पर, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी पर, और सी क्या हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट प्रूफ हो गया फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 से हमें क्या पता चल गया, फ्रॉम 1 2 and 3 एच सर्कल जी ऑफ एक्स is continuous
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई एच सर्कल जी को क्या माना हमने, एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हो गया है प्रूफ। ठीक है, तुम यहां से एक्स को हटा सकते हो, एच सर्कल जी भी बोल सकते हो, एफ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, सेम टाइप का क्वेश्चन है 33 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास है एग्जामिन डैट साइन ऑफ मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बिल्कुल है। देखो, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉड एक्स हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। मॉड एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। और दोनों कंटिन्यूअस है, तो दोनों का कंपोजिशन फंक्शन भी जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। सिंपल सा लॉजिक है, प्रूफ हो जाएगा। बट अगर इसको ये बोर्ड में आ जाए तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो कि वी नो डैट द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके बाद साइन ऑफ मॉड एक्स इज द कंपोजिशन ऑफ साइन एंड मॉड एक्स फंक्शन which are both continuous, hence sin of mod x is a continuous function। ऐसे लिखोगे तो बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको हमें प्रूफ करना होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, वही पेज नंबर 158 थ्योरम नंबर 2 यूज कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, साइन ऑफ मॉड एक्स, ये गिवन है ना, साइन ऑफ मॉड एक्स। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक्स कुछ भी हो, मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, रियल नंबर होगा, तो उस पर साइन फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, मॉड ऑफ, ये डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। अब हमने एफ एक्स फंक्शन को क्या लिख दिया, एच ऑफ जी एक्स लिख दिया। वेयर क्या बोल दिया, पहले एच फंक्शन क्या होगा, साइन, जी फंक्शन क्या होगा, मॉड। तो यहाँ पे हमने एच एक्स को क्या लिख दिया, साइन ऑफ एक्स लिख दिया, एंड जी एक्स को क्या लिख दिया, मॉड ऑफ एक्स लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि देख लो, एच सर्कल जी ऑफ एक्स लिख लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। तो एच और जी एक्स की जगह क्या डालेंगे, मॉड एक्स। अब एच फंक्शन में यहाँ पे एक्स की जगह मॉड एक्स डालोगे तो यहाँ भी आ जाएगा मॉड एक्स, तो आ गया साइन ऑफ मॉड एक्स। और यही साइन ऑफ मॉड एक्स तो हमारा एफ एक्स फंक्शन है। तो हमने एस सर्कल जी फंक्शन को, एफ एक्स फंक्शन को क्या लिख लिया, एस सर्कल जी फंक्शन लिख लिया। अब यहां पे क्लियरली ऐसे हम लिख सकते हैं, रेंज ऑफ जी, जी फंक्शन का रेंज क्या है, जी फंक्शन हमारा क्या है, मॉड एक्स है। जी फंक्शन का रेंज क्या हमारा, 0 टू इन्फिनिटी है। जी फंक्शन का रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, जो कि हमारा एच फंक्शन क्या हमारे पास, साइन एक्स, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो 0 टू इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर का सबसेट है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्लियरली, रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ नहीं, डोमेन ऑफ एच। देख लो, रेंज ऑफ जी, जी फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास, जी फंक्शन, जी एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, मॉड एक्स दे रखा है। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा, ये ऑलरेडी तुम्हें पता होगा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एच एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, एच एक्स फंक्शन दे रखा है, हमने क्या लिया, साइन ऑफ एक्स। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। तो क्लियरली जी एक्स फंक्शन का जो रेंज है वो एफ फंक्शन, एच फंक्शन के डोमेन का सबसेट है। तो यहां से हमें क्या इंप्लाई करेगा, यहां से हमें इंप्लाई करेगा कि एच सर्कल जी ऑफ एक्स is defined at x is equals to c and c belongs to real number। अब जो हमारा एच सर्कल जी फंक्शन होगा ना, वो एक्स किसी भी रियल नंबर पे डिफाइंड होगा, बिकॉज एच सर्कल जी फंक्शन का डोमेन क्या है, वही जो एफ फंक्शन का डोमेन है। एफ फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो एच सर्कल जी फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा क्या, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर। क्यों, बिकॉज जी फंक्शन का जो डोमेन है, सॉरी रेंज जो है, वो एच फंक्शन के डोमेन का सबसेट है। तो फिर उससे हमें क्या पता चला कि एच सर्कल जी ऑफ एक्स जो होगा वो डिफाइंड होगा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, सारे रियल नंबर पे डिफाइंड होगा। इसको हमने फर्स्ट मान लिया इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने ऐसे लिखा कि लेट सी बिलोंग्स टू आर माना, उस पर हमने लिमिट निकाला एक्स इज टेंडिंग टू आर सी, जी ऑफ एक्स निकाला, इसको हमने क्या बोला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर सी। जी एक्स फंक्शन किसके इक्वल है भाई,
जी एक्स जो हमारा फंक्शन है वो है मॉड एक्स के इक्वल। इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट क्या होगा, मॉड ऑफ सी क्या होगा, जी ऑफ सी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, देख लो ये किसके इक्वल मिला, जी ऑफ सी के। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ सी। इससे क्या इंप्लाई हुआ, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। फंक्शन कौन सा फंक्शन, जी, ये कंटिन्यूअस हो गया सी पर, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों पेज नंबर 117। यहां पे हमने क्या बोला, लेट जी ऑफ सी, इसको हमने अल्फा बोल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा। अब कौन सा फंक्शन निकालेंगे, एच फंक्शन, एच ऑफ एक्स। इसको हमने क्या बोला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा। एच एक्स फंक्शन क्या है हमारा, एच ऑफ एक्स फंक्शन है हमारा साइन एक्स। एक तो तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ऑफ एक्स प्लस ये अल्फा प्लस एच। या फिर तुम डायरेक्ट ही अल्फा डाल दो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा लिमिट आ जाएगा। फिर इसको तुम ऐसे लिख लो, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन ऑफ एच, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे लिमिट डालो, यहाँ पे लिमिट डालोगे तो यहाँ पे जीरो होगा तो क्या होगा, कॉस ऑफ जीरो इज वन, तो ये हो गया यहाँ पे साइन अल्फा। और यहाँ लिमिट डालोगे तो साइन ऑफ जीरो जीरो, तो इस पूरे टर्म को जीरो कर देगा। तो हमें क्या मिला, साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, एच ऑफ अल्फा के इक्वल है। तो ये इसके हमें इक्वल मिल गया। तो यहाँ से इंप्लाई क्या हुआ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ अल्फा। तो यहाँ से ये क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट एच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equals to alpha. This implies that h is continuous at alpha को हमने क्या बोला, g of c, इसको हमने 3 मान लिया। अब बच्चों आ जाओ, अब यहां पे देखो, फर्स्ट में हमने क्या बोला कि h सर्कल g, सबसे पहले हमने क्या किया, fx फंक्शन को किसके इक्वल कर दिया, h सर्कल g फंक्शन के इक्वल कर दिया। फिर हमने क्या प्रूफ किया कि h सर्कल g जो फंक्शन है वो c पर डिफाइंड है। h सर्कल g फंक्शन क्या हमारा c पर डिफाइंड है, पहले हमने ये प्रूफ कर दिया। फिर हमने क्या प्रूफ किया कि जो g फंक्शन है ना वो c पर कंटिन्यूअस है। और फिर हमने क्या प्रूफ किया, फिर हमने प्रूफ किया कि जो h फंक्शन है वो g ऑफ c पर कंटिन्यूअस है। तो हेंस बस हो गया, हेंस फ्रॉम 1 and 2, हेंस फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2 और 3 से हमें क्या पता चला कि एच सर्कल g ऑफ x, जिसको हमने बोला है f ऑफ x, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी हो गया प्रूफ। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 34। सेम लॉजिक है, क्या बोल रहा है, फाइंड all the points of discontinuity of f defined by fx is equals to mod of x minus mod of x plus 1। हमें क्या करना है, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसमें हमने जो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है ना, इसको हमने लिख लिया मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ये फंक्शन है, क्लियरली फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। अगर हमने x का कोई भी वैल्यू डाला, मॉड x डिफाइंड होगा, यहाँ ये भी मॉड x डिफाइंड होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। यहाँ पे हमने एफ एक्स फंक्शन को लिख लिया, मान लो लिख लिया एच एक्स माइनस जी एक्स फंक्शन, वेर हमने क्या बोला, एच एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसे बोल दिया।
ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मेरी बात को सुनो ध्यान से। हमने क्या पढ़ रखा है, हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में एक थ्योरम पढ़ रखा है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 156 एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सॉरी थ्योरम नंबर 2 नहीं, थ्योरम नंबर 1 का सेकंड पार्ट। हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास ये देख लो, हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है, ये थ्योरम देखो, ये पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 थ्योरम नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो। इसमें हमने क्या बोला कि एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट रियल नंबर सी। अगर हमारे पास एफ और जी कोई भी दो रियल नंबर है, सी पर कंटिन्यूअस है, तो उनका जो डिफरेंस होगा ना वो भी सी पर कंटिन्यूअस होगा। मतलब एफ माइनस जी फंक्शन जो होगा वो भी सी पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एच एक्स फंक्शन का डोमेन क्या है, इसका भी डोमेन है ऑल रियल नंबर, और जी एक्स फंक्शन का डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर। मॉडुलस फंक्शन है तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि ये जो एच एक्स फंक्शन है ये ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। फिर हम क्या प्रूफ करेंगे, ये जो जी एक्स फंक्शन है ये भी ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो इनका जो डिफरेंस होगा डेट इज एफ एक्स फंक्शन, ये भी ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये एफ एक्स फंक्शन का भी डोमेन क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये दिखाते हैं कि एच एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। फिर हम लोग दिखाएंगे कि जी एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। फिर इनका जो डिफरेंस होगा एच माइनस जी फंक्शन का जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा ऑल रियल नंबर पे। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एफ एक्स फंक्शन जो कि हमारे पास क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इसको हमने लिख दिया क्या, जी एक्स माइनस एच एक्स, एच एक्स माइनस जी एक्स, एच ऑफ एक्स माइनस फंक्शन माइनस जी ऑफ एक्स फंक्शन लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने एच एक्स को बोल दिया मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स फंक्शन को क्या बोल दिया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमने किसी एग्जांपल में, ये एक्सरसाइज में प्रूफ कर रखा है कि जो एच फंक्शन है, मॉड एक्स फंक्शन जो होता है ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, ये हमने प्रूफ कर रखा है। फिर भी चलो एक बार फिर प्रूफ कर दे रहा हूँ। हमारे पास जो एच एक्स फंक्शन है जो कि मॉड ऑफ एक्स है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और क्या होगा माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो फिर क्या होगा, तीन केसेस बनेंगे। यहाँ पे हमने 0 लिया, एक केस में क्या होगा, अगर 0 पर फंक्शन का वैल्यू तो 0 है, और लेस देन 0 के लिए क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स होगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा। 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा तो केस 1 ये हो जाएगा, केस 2 0 पर चेक करेंगे, केस 3 ग्रेटर देन 0 पे चेक करेंगे। फिर क्या हमारा कि जब हम लोग लेस देन 0 लेंगे, कोई भी सी लिया ना हमने लेस देन 0, तो उसके लिए फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हमने कोई भी सी लिया विच इज लेस देन 0, मान लो कि सी हमने ले लिया माइनस 0.9, तो माइनस 0.9 के इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड में और माइनस 0.9 के इमीडिएट राइट नेबरहुड में जो नंबर होगा वो भी निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो एक ही फंक्शन डिफाइंड होगा, दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, एक ही फंक्शन डिफाइंड होगा। क्या डिफाइंड होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। सेम लॉजिक से अगर हमने एक्स सी लिया विच इज ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए एक ही फंक्शन डिफाइंड होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमें क्या होगा, c लेस देन 0 और c ग्रेटर देन 0 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। जब हम लोग c का वैल्यू 0 लेंगे फिर उसमें लेफ्ट और राइट की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है, बिकॉज c है 0 से लेफ्ट के लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड है और राइट के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। ये ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, इस फंक्शन को हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कंटिन्यूअस प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, बट फिर भी एक बार कर दे रहा हूं, देख लो। यहाँ पे क्या हमारे पास, हमने केस 1 लिया, केस 1 में हमने क्या बोला, व्हेन c इज लेस देन 0। ठीक है, और c क्या हमारा, एनी रियल नंबर। तो लेस देन 0 के लिए कोई हमें लेफ्ट और राइट लिमिट करने की जरूरत नहीं है। h ऑफ x ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू आर c, लेस देन 0 के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी क्या होगा, एफ ऑफ सी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टू आर सी, h ऑफ x इज इक्वल्स टू h ऑफ c। ठीक है,
ये क्या बोल रहा है, यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि एच एक्स इज डिफाइंड इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये क्या हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूस होगा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, केस 2 लिया। ये कर क्या रहे हैं हम लोग, ये जो एच एक्स फंक्शन है ना, इसको पहले कंटिन्यूस प्रूफ कर रहे हैं पूरे रियल नंबर पे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे ऑल रियल नंबर पे, फिर हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि वी नो डैट द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, और एच एक्स माइनस जी एक्स फंक्शन जो है वो क्या है, एच एक्स माइनस जी एक्स फंक्शन एफ एक्स फंक्शन है, तो एच एक्स भी फंक्शन कंटिन्यूस हो गया ऑल रियल नंबर पे, जी एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस हो गया ऑल रियल नंबर पे, तो फिर एफ एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस हो जाएगा ऑल रियल नंबर पे। ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो केस 2 में हमने क्या किया, हमने केस 2 में बोला व्हेन सी इज इक्वल्स टू 0, सी का वैल्यू हमने 0 लिया। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत हमें पड़ेगी, 0 माइनस एच ऑफ एक्स, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर, 0 माइनस हटा दिया, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये डिफाइंड है ना, 0 से लेफ्ट के लिए कौन सा डिफाइंड है, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स डाल दिया। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा, और यही काम हो जाएगा एच ऑफ 0 पर। 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये सॉरी, अभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं 0 पर फंक्शन का वैल्यू। एच ऑफ एक्स क्या होगा, इसको हमने लिखा लिमिट 0 प्लस हटा दिया, 0 के राइट पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स डाल दिया, फिर ये तो पॉलिनोमियल है फंक्शन, डाल दिया 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स नहीं, 0 माइनस एच एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 प्लस एच एक्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर 0 एच एक्स एग्जिस्ट, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये है ना 0 के इक्वल, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल। अब एच फंक्शन का वैल्यू, ये जो हमारे पास एच फंक्शन दे रखा है, इसका वैल्यू 0 पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एच ऑफ 0। तो इससे फाइनली क्या हमें इंप्लाई पता चल रहा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ 0। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने सेकेंड बोल दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 में आ जाते हैं। केस नंबर 3 में क्या है हमारे पास, व्हेन c इज ग्रेटर देन 0। फिर हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ठीक है, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0 नहीं, ए लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड c एच ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड c ग्रेटर देन 0 के लिए तो एक ही फंक्शन डिफाइंड है x, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन डाल देंगे c, और यही हो जाएगा f नहीं h ऑफ c के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड c एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ c। दिस implies that h is continuous at x is equals to c. This implies that h is continuous for all x is greater than c. ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको थर्ड स्टेटमेंट मान लिया हमने। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 and 3 हमें क्या मिला, एच एक्स जो कि है मॉड एक्स फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसे हमने स्टेटमेंट ए बोल दिया। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो मॉड एक्स फंक्शन है ये सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, बट फिर भी मैंने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट में अब क्या आते हैं, नाउ एच एक्स फंक्शन के बाद क्या हमारा, एच एक्स फंक्शन के बाद है हमारा जी एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। डोमेन क्या है इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी एक्स फंक्शन को, जो कि हमारा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, मैंने क्या बोला कि
अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है या जीरो है तो सीधे मॉड हटा देंगे। तो हमने मान लिया कि जो x प्लस वन है ये नॉन निगेटिव है, मीन्स क्या है, पॉजिटिव और जीरो है, तो सीधे मॉड हटा दिया। मॉड हटा दिया तो उसके लिए हमें यहाँ क्या एज्यूम करना होगा कि जो मॉड के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। मॉड के अंदर जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है तो सीधे हम मॉड हटा देते हैं। मॉड हटा दिया। अब मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो x प्लस वन है वो लेस देन जीरो है। ठीक है, ये तो मॉड फंक्शन का है ना डेफिनेशन। यही तो काम अभी हमने यहां भी किया है, यही काम किया है ना। एक बार x को हमने क्या बोला कि अगर x ये जीरो या पॉजिटिव है तो फिर सीधे मॉड हटा दिया। फिर हमने बोला कि अगर x निगेटिव है तो मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। सेम आर्गुमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे x की जगह क्या, x प्लस वन, तो हमने मान लिया कि x प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो मॉड हटा दिया। फिर हमने मान लिया कि x प्लस वन लेस देन जीरो है तो फिर मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, x प्लस वन कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन। ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन कब, व्हेन x इज लेस देन माइनस वन। ये किसके इक्वल हो गया, gx फंक्शन के इक्वल हो गया। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर हमें करना क्या होगा, फिर यहाँ पे हमें तीन केसेस लेने होंगे। यहाँ पे हमने ले लिया माइनस वन। माइनस वन पर तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, यहाँ पर अगर तुम माइनस वन डालोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस वन प्लस वन जीरो। ठीक है, माइनस वन पे तो जीरो डिफाइंड है। लेस देन माइनस वन के लिए क्या डिफाइंड है, वाई। लेस देन माइनस वन के लिए तो माइनस एक्स माइनस वन, और ग्रेटर देन माइनस वन के लिए क्या डिफाइंड है, वाई एक्स प्लस वन। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो कि हमें यहां पे फिर तीन केस बनाना होगा। पहला केस तो लेंगे व्हेन, फर्स्ट केस में व्हेन c इज लेस देन माइनस वन, सेकेंड केस में लेंगे व्हेन c इज इक्वल्स टू माइनस वन, और थर्ड केस लेंगे व्हेन c इज ग्रेटर देन माइनस वन। ये तीन केसेस लेंगे। पहले केस में क्या लेंगे, व्हेन c इज इक्वल्स टू, व्हेन c इज लेस देन माइनस वन। सेकेंड केस में लेंगे व्हेन c इज इक्वल्स टू माइनस वन। थर्ड केस में क्या लेंगे, व्हेन c इज ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, फर्स्ट केस और सेकंड केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। सेकंड केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है। क्यों, बिकॉज माइनस वन से लेफ्ट में जाओगे तो ये फंक्शन है, माइनस वन के राइट में जाओगे तो ये फंक्शन है। इसका मतलब कि अगर तुम्हें माइनस वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो तुम्हें ये फंक्शन यूज करना होगा माइनस एक्स माइनस वन, और माइनस वन पे राइट हैंड लिमिट चाहिए तो तुम्हें फिर कौन सा फंक्शन यूज करना होगा, एक्स प्लस वन। मेरी बात आ रही है समझ में। तो अब फिर शुरू हो जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम gx फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कर रहे हैं। hx फंक्शन को हम ऑलरेडी कंटिन्यूअस प्रूफ कर चुके हैं। अगर हमने gx फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिया तो जो हमारा fx फंक्शन है वो hx माइनस gx फंक्शन है। f फंक्शन क्या हमारा h माइनस g फंक्शन है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, वी नो डैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। hx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, gx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। हेंस hx माइनस gx या फिर h माइनस g जो फंक्शन है, जी किसके इक्वल है, f फंक्शन के इक्वल है, वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल रियल नंबर। यही काम हम कर रहे हैं। तो अब हम लोग g फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए फिर हमें ये तीन केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आते हैं हम लोग केस वन में। केस वन में क्या है कि व्हेन हमने c को बोला लेस देन माइनस वन, तो फिर इसमें हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत है नहीं। माइनस वन हमारा क्या है, फंक्शन gx है। माइनस वन से लेफ्ट के लिए क्या डिफाइंड है, माइनस एक्स माइनस वन। सॉरी, माइनस वन से इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट आ जाएगा। व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन। gx फंक्शन क्या है, माइनस एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, x की जगह माइनस वन पुट कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस वन हो गया। ठीक है ना, लेस देन माइनस वन के लिए क्या, माइनस एक्स माइनस वन ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब यहां पे तुम देखो कि g फंक्शन का माइनस वन पर लिमिटिंग वैल्यू मिला जीरो, और g फंक्शन का माइनस वन पर वैल्यू क्या है वो देखो। माइनस वन पर माइनस वन, इसको तुम देखो, यहां देखो, अगर x का वैल्यू माइनस वन यहां पुट करेंगे ना हम लोग, तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब g फंक्शन का माइनस वन पर वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ जीरो।
सॉरी जी ऑफ -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से हमें क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज दैट कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, जी ऑफ -1 के। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है हमें, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, -1 पर लिमिट निकाल रहे हैं, बट -1 पे लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम लोग सी पर लिमिट निकालेंगे, ठीक है। ऐसे इसको कर लो, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू -1, ये तो है ही। यहाँ पे हम लोग सी पर लिमिट निकालेंगे, तो केस 1 हम लोग क्या लेके चलेंगे, व्हेन सी इज लेस देन -1, तो क्या होगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी जी ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, -1 से लेफ्ट के लिए कौन सा लिमिट डिफाइंड है, ये कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, -x -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो पॉलिनोमियल है, फंक्शन डाल देंगे -c -1, और यही इक्वल हो जाएगा ना एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा। कैसे, अगर सी हमारा लेस देन -1 है, तो लेस देन -1 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, लेस देन -1 के लिए ये है ना -x -1। तो अगर सी हमारा -1 से छोटा है, तो सी पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -c -1, ठीक है, -c -1। तो यहां से हमें क्या पता चला कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी जी ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, अगेन सॉरी, जी ऑफ सी के इक्वल हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज डैट जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, सी पर कंटिन्यूअस है, और सी के हमारा लेस देन -1, तो इससे क्या पता चला, जी इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन -1। इसको हमने बोल दिया, अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूज कर चुके हैं, इसको फोर्थ बोल दिया इक्वेशन, ठीक है। ये तो हमारा बच्चों हो गया केस नंबर 1। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 में। केस 2 में क्या लेंगे, व्हेन c इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। c को हमने क्या बोल दिया, -1, तो यहाँ पे लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या हो जाएगा हमारा gx। तो ये क्या हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1, और -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस को हटा दो, और यहाँ पे क्या करो कि -1 से जो लेफ्ट फंक्शन डिफाइंड है, -1 से जो लेफ्ट क्या फंक्शन डिफाइंड है, -x -1 डाल दो। यहाँ पे अगर माइनस लगा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, -1, ये जो माइनस है ना लेफ्ट हैंड लिमिट वाला, ये हटा दिया, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो फंक्शन डिफाइंड था वो डाल दिया। अब तुम ऐसे देखो कि ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधे वैल्यू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ -1, ये क्या हो गया, 1 -1 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 पे क्या मिला हमें, 0। उसके बाद लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 प्लस gx, -1 पे राइट हैंड लिमिट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1। चाहो तो यहाँ पे प्लस रहने दो या प्लस हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 के जो राइट में फंक्शन डिफाइंड है, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, -1 के राइट में x+1, वो डाल दो, ठीक है। अब x की जगह तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट लिमिट डाल देंगे, यहाँ डालेंगे -1 + 1, ये हो जाएगा 0। तो इस 2 से हमें क्या इंप्लाई पता, ये क्या पता चला, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और g ऑफ -1, g फंक्शन का वैल्यू -1 पे किसके इक्वल है, वो तुम यहां से देख लो। अगर हमने x का वैल्यू -1 लिया ना, तो यहां पे डाल देंगे -1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो g ऑफ -1 किसके इक्वल हो गया, 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और -1 पर g फंक्शन का वैल्यू भी 0। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि लिमिट x is tending towards -1, लिमिट x is tending towards -1, g of x is equals to g of -1, ठीक है। This implies that function is continuous at x is equals to -1। इसको हमने बोल दिया फोर्थ इक्वेशन हो चुका है हमारा। अब बच्चों इसको हमने बोल दिया फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। फिर एक केस 3 लेना होगा, व्हेन
सी इज ग्रेटर देन जीरो। तो फिर जब सी ग्रेटर देन जीरो तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, इसको हमने क्या बोला, जी ऑफ एक्स। तो यह क्या हो गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी। ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है भाई? ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है एक्स प्लस वन। तो इसे हमने क्या लिख लिया, एक्स प्लस वन। एक्स की जगह सी डाल दिया तो हमें क्या मिल गया, सी प्लस वन। ये किसके इक्वल मिल गया, जी ऑफ सी के इक्वल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या हुआ, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स सी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ सी। दिस implies that g is continuous at x is equals to c. This implies that g is continuous for all x is greater than जीरो। c हमारा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो x, ये g फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया सारे पॉजिटिव रियल नंबर पे। इसको हमने 6 मान लिया। क्या बोला, फ्रॉम 4, 5 एंड 6। जो हमारा g is continuous for all x belongs to R, इसको हमने बी इक्वेशन बोला। ठीक है, अब तुम देखो ए इक्वेशन में क्या है। ए इक्वेशन क्या बोल रहा है, एच एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, या फिर जी एक्स फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, और फ्रॉम ए एंड बी जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है which is hx minus gx function is continuous for all x belongs to R. रीजन क्या है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन। is also a continuous function. ठीक है बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नहीं सॉरी एक्सरसाइज 5.1, ये 5.1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी, और ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी आई होप तुम लोग थोड़ा बहुत जानते होगे 11th क्लास से। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है फिर, ओके।